Hello everyone, I'm Seema Jharani from KYMS Academy and I'm a VARC expert. I'm having more than 15 years of experience in training CAT aspirants. Today I'm going to give you an orientation on VARC. So let's begin. You don't have to be genius to start, but you have to start to be one. Now what is VARC? VARC means verbal ability and reading comprehension. और आज हम इस वीडियो में कुछ की टेकअवेज देखेंगे फॉर योर सक्सेस. So let us understand the content and the format of VARC. अगर सबसे पहले हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो वहां पर आपके पास 4 पैसेजेस होंगे. 4 पैसेजेस दे विल बी ऑन डिफरेंट जॉनर्स. उसमें से मेनली वो टॉपिक करता है फिलॉसफी, इट कैन बी टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, any animal, it can be science, history. तो बेटा आप देख सकते हैं कि वो डिफरेंट जॉनर्स को कवर करता है. इट मींस यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर रीडिंग और आप किसी एक कंटेंट पर रिलाय नहीं कर सकते हैं. जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. फर्स्ट क्वेश्चन वो आपसे डेफिनेटली पूछेगा अग्री और डिसअग्री. एक अग्री का बन सकता है, एक डिसअग्री का बन सकता है. सेकंड क्वेश्चन कैन बी ऑन स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट और वीकनिंग द आर्गुमेंट. आपको ऐसा साउंड कर रहा है कि ये सीआर के क्वेश्चंस है, इंडीड ये सीआर के ही क्वेश्चंस होते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है कि सीआर में शॉर्ट पैराग्राफ्स आते हैं पर हमारी वीएआरसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बिग पैसेजेस होते हैं, लेंथी पैसेजेस होते हैं और उसी के बेसिस पर सीआर क्वेश्चंस बनते हैं. बस स्ट्रैटेजीज हमारी नॉर्मली सेम ही रहती है. Then there can be questions on inference, not they can be 100% वहाँ पर inference के questions होते ही है. और inference के questions को target करने के लिए you actually need to read between the lines. आपको बहुत deep understanding होनी चाहिए वहाँ पर और आपका reading comprehension बहुत अच्छा होना चाहिए. Then if I talk about the last year paper, last year वहाँ पर एक question figure of speech का भी उसने पूछा था. फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको उसके बारे में पूरा गाइड कर दूंगी. इफ आई टॉक अबाउट द आंसर चॉइसेस, हर क्वेश्चन के वहां पर 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं. नॉर्मली बच्चे करते क्या है, बच्चे राइट आंसर को देखने की कोशिश करते हैं. मे बी दे आर राइट ऑन देयर पार्ट, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना अलग व्यू पॉइंट रखती हूँ. आई डू नॉट वरी अबाउट द राइट आंसर, आई एक्चुअली वरी अबाउट द 3 रॉन्ग आंसर्स कि मैंने उनको एलिमिनेट क्यों करे या बच्चों ने उनको एलिमिनेट क्यों करे. तो अगर आप 3 क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हो तो यू हैव अ सर्टेन लॉजिक एंड द रीजनिंग बिहाइंड एलिमिनेटिंग दोस ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलूं कि पैसेज में उसने एक वर्ड दिया हुआ है ऑफन, एंड ऑफन का मीनिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके. बट इफ इन वन ऑफ द आंसर चॉइसेस if they have given you the word always in place of often and the entire statement remains the same, तो हमें वो काफी टेम्पटिंग लगता है. हमें सोचते कि ओ दिस सेंटेंस वाज देयर इन द पैसेज, तो हम ये सोचते कि ये हमारा सेंटेंस राइट हो सकता है. बट स्टूडेंट्स एक्चुअली ओवरसी दिस वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड ऑलवेज. पैसेज में उसने लिखा था ऑफन, यहाँ पर उसने लिखा है ऑलवेज एंड ऑलवेज इज एन एक्सट्रीम वर्ड, तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ रेड फ्लैग और ये मेरा आंसर डेफिनेटली नहीं हो सकता है. इसी तरह से बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, पीओई टेक्निक्स होती है जहां पर हम हमारे रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं और जो मेरा आंसर बचेगा दैट इज माय हीरो एंड दैट इज माय राइट आंसर चॉइस. तो टेक्निक्स बहुत सारी होती है, फॉल्टी कंपैरिजन होते हैं, अट्रैक्टिव वर्ड ट्रैप्स होते हैं. तो इन आवर अपकमिंग वीडियोस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन लेंथ. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वर्बल एबिलिटी में para summary is there, para jumbles are there. para jumbles को normally थीटा क्वेश्चंस भी बोलते हैं. वो होते क्या है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं. para jumbles में यहाँ पर there is one more thing that we call odd one out. अगर मैं आपको 2024 की बात करूँ तो 2024 में para jumbles के क्वेश्चंस नहीं थे, but yes there were 2 questions on odd one out. odd one out para jumbles का ही पार्ट होता है, स्ट्रैटेजी भी सेम होती है, but odd one out questions are easier than para jumbles. And next is para completion. para completion में paragraph is there, उस paragraph में से आपका एक sentence eliminate कर दिया जाता है और उसको टॉप पर लिख दिया जाता है. And then उसी paragraph में 4 brackets are given to you. आपको उस सेंटेंस को उस पैराग्राफ में किसी पर्टिकुलर ब्रैकेट में फिक्स करना पड़ता है.
बट उसके लिए फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द पैराग्राफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द पैराग्राफ, ताकि हम उस पर राइट आंसर पर जा सके. Again, if I talk about the questions, we have already discussed the questions. So total there are 8 questions over here. जो स्ट्रैटेजी आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर वर्क करती है वही स्ट्रैटेजी आपकी यहाँ पर भी वर्क करती है. Now what areas you need to focus on? जैसे अभी मैंने आपको पैरा कॉम्प्रीहेंशन का बोला कि एलिमेंटेड सेंटेंस को आपको एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में फिक्स करना पड़ता है, तो उसके लिए बेसिकली आपको किस बेसिस पर राइट आंसर पर जाना पड़ता है. सो इन वर्बल एबिलिटी ऑब्वियसली लिटिल बिट ऑफ ग्रामर यू नीड टू नो, not much but little bit. For example, मैंने कितनी बार बच्चों को ही देखा है that they do not even know the difference between little and a little. तो अगर आपके पैराग्राफ में लिटिल वर्ड दिया हुआ है और आंसर चॉइस में उसने आपको अ लिटिल दे दिया है, तो नॉर्मली वी गो इनटू द टेम्पटेशन ऑफ मार्किंग दैट पर्टिकुलर आंसर. व्हाई? क्योंकि लिटिल तो है, बट क्या आपने ऑब्जर्व किया कि वहां पर उसने अ एडिशनल लगा दिया है, क्योंकि लिटिल और अ लिटिल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. Next, here I would say one more thing is important, which is vocabulary. Vocabulary रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी इंपॉर्टेंट होता है, वर्बल एबिलिटी में भी इंपॉर्टेंट होता है. वो किस तरह से प्ले करता है वर्ड के साथ. अगर आपको पता हो तो डिसइंटरेस्टेड वर्ड भी होता है, अनइंटरेस्टेड वर्ड होता है, डिसइंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन होता है. दोनों में बहुत ही थिन लाइन होती है इनके मीनिंग में. बट नॉर्मली अगर पैराग्राफ में मिस इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और वापस से उसने अगर आपको आंसर चॉइस में डिस इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो दैट कैन नॉट बी माय आंसर. अगेन फॉर दैट यू नीड टू नो अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन. तो हियर कम्स द रोल ऑफ वोकैबुलरी. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मेट कैसे होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के कितने मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ. टोटल VARC में 24 क्वेश्चंस आते हैं. 24 में 24 क्वेश्चंस ही आए थे. आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस 16 क्वेश्चंस आर ऑन RC और उसमें से 8 क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी के होते हैं. आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि RC में आपको क्या पढ़ना होगा, वर्बल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर RC में लाइक 4 पैसेजेस होते हैं और 4 पैसेजेस में 4 क्वेश्चंस होते हैं. 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है. 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है. और अगर आप जो क्वेश्चंस को रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से आपका -1 नेगेटिव मार्किंग भी होता है. सो इज द केस हियर. बट यहाँ पर बस एक ही डिफरेंस है दैट अर्लियर आई टॉक्ड अबाउट पैरा जंबर्स. Para jumbers are normally considered as theta questions. Now, what are theta questions? Theta questions are typed in the answer. In another word, I can say that these are the non-MCQs. मतलब जहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं. बिकॉज ऑप्शंस आर नॉट गिवन, तो आई थिंक थोड़ा सा बच्चों के लिए ये ट्रिकी हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना. एंड मे बी फॉर दैट रीजन they have not kept any negative marking for these questions. I hope things are clear. समझ में आ रहा होगा आपको. बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ कि as you know, CAT is known for its surprising elements. अभी तक तो उसने पैरा जंबल को ही थीटा क्वेश्चंस बनाकर दिए हैं, बट यू नेवर नो, मे बी नेक्स्ट ईयर और मे बी इन दी ईयर्स टू कम वो आपको पैरा समरी का भी एक थीटा क्वेश्चन दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की हम बात करें तो अभी तक तो वो आपसे यही पूछता है व्हाट इज द summary of this passage and then he gives you the 4 options. या what is the primary purpose of the passage, he gives you the 4 options. पर आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो आपको 4 ऑप्शंस नहीं दे और आपको अपना खुद का एक प्राइमरी पर्पस लिखना होगा जो कि जेल कर जाना चाहिए पूरे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, पूरे पैसेजेस से. तो आई मीन दे आर पॉसिबिलिटीज. ओके, नाउ स्ट्रैटेजीज फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से बहुत डर लगता है एंड आई डू नॉट नो व्हाई. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज नॉट अ रॉकेट साइंस एंड ट्रस्ट मी, if you start reading the things on a daily basis you are going to gain the confidence like anything. वो आपके लिए बहुत easy बनकर रह जाएगा. But still let us go for the strategies of reading comprehension. First is skimming.
बच्चों को लगता है कि इफ आई एम नॉट एबल टू रीड वन पर्टिकुलर लाइन और मे बी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर लाइन, आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग. इट्स नॉट लाइक दैट. और वैसे ही मैं आपको बता दूं, पैसेज में हर एक लाइन पढ़ने का नहीं होता है. एंड फॉर दैट रीजन वी हैव दिस स्ट्रैटेजी स्किमिंग. स्किमिंग में हमें करना क्या पड़ता है कि इररेलेवेंट थिंग्स को हमें हटाना पड़ता है. यू हैव टू गो फॉर द कर्सरी रीडिंग. सपोज अ पैराग्राफ इज गिवन, so I'm just going to read it very fast. My eyes should move. I do not have to bother about each and every word. Or one more thing you can do over here, which actually works for me, which is going to work for you as well, which is vertical reading. बेटा वर्टिकल रीडिंग में होता क्या है कि सपोज अ पैराग्राफ इज देयर, तो आई हैव टू रीड दिस वे. ओके, यू हैव टू रीड दिस वे. इसका मतलब आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपको जरूरत है. इट मीन्स यू हैव टू अटैक लाइक अ वुल्फ. आपको अपना प्रे ढूंढना है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्कैनिंग. नाउ स्कैनिंग एंड स्किमिंग. स्किमिंग इट इज कर्सरी रीडिंग. इन स्कैनिंग you just need to go for the specific information. To put it in simple words, I would say यहाँ पर आपको सिर्फ कीवर्ड्स देखने हैं. कीवर्ड्स मीन्स ऑथर किसके बारे में बात कर रहा है, मेन टॉपिक क्या है, मे बी सम प्रोपोनेंट्स आर देयर, सम क्रिटिक्स आर देयर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके सजेशंस क्या है, फाइंडिंग्स क्या है, उसने क्या स्टडी यहाँ पर हमको बताई है. तो दीज आर सर्टेन कीवर्ड्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन. और अगर आप इन कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर आप पूरा पैसेज बहुत इजीली समझ जाएंगे. Then obviously close reading is needed. Reading between the lines is needed. Carefully reading the passage to understand the details. तो जब आप कैट आरसी नहीं सॉल्व कर रहे हो और आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो गिव द एंटायर टाइम टू योर रीडिंग. ओके, टू पैसेजेस आप पूरा पढ़िए. बट जब आप कैट आरसी सॉल्व करते हैं तो वहां पर ये स्ट्रैटेजीज डेफिनेटली वर्क करती है. Grammar and vocabulary for verbal ability. As I discussed you earlier also, grammar is something actually important. बच्चे बोलते हैं why should we study grammar, because grammar is not there in CAT. Fine, grammar is not there in CAT, but then what about the para jumbles, what about the para completion? हमने खुद ने देखा है कि para completion के बहुत सारे ऐसे questions है जहाँ पर minute things होती है, grammar की little bit detailings होती है जो हमें help करता है right answer पर पहुँचाने के लिए. So little bit of grammar is needed. Here I am going to talk about the transition words, and transition words are actually the magical words and they actually play wonders. किस तरह से? For example, transition words होते हैं but हो गया, then it can be however. So बेटा basically whenever you come across such words, ये हमें बताता है it is a sudden change of the tone. तो यहाँ पर ये फ्लो को मेंटेन करता है, टोन को चेंज करवाता है. इससे हमें समझ में आता है कि मे बी ऑथर हैज डिफरेंट point of view also. Then tense consistency. If three sentences are there or four sentences are there, three talks about the present tense and one talks about the future tense, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप चीजों को मेंटेन कर सकते हैं. Sentence structure. Sentence structure here I mean to say that how you frame the sentence in a logical and consistent manner. This is going to help you when you are going to solve the questions based on parajumbles. Next is vocabulary. Indeed, word meanings. Now vocabulary में बेटा एक्चुअली में होता क्या है, नॉर्मली बच्चे एक वर्ड का सिर्फ एक ही मीनिंग जानते हैं, बट नाउअडेज एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं. अ सिंगल वर्ड कैन हैव डिफरेंट कॉनोटेशंस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके लिए एक वर्ड लूं तो देयर इज अ वर्ड unscrupulous. Now unscrupulous, it has two meanings. First is careless and second is immoral. तो ये आपको कैसे पता पड़ेगा? जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, कोई पैसेज पढ़ रहे हो, तो उस पर डिपेंड करेगा कि एक्चुअली में ऑथर ने इस अनस्क्रूपुलस वर्ड का मीनिंग किस सेंस में आपको बताया है, केयरलेस और इमोरल. एंड फॉर दैट रीजन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंटेक्सचुअल, वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए मैं आपको यहाँ पर गाइड कर सकती हूँ. इफ यू रियली वांट टू हैव अ गुड कमांड ओवर वोकैबुलरी, आप यहाँ पर इस बुक को परचेज कर सकते हैं, विच इज वर्ड पावर मेड इजी, विच इज एन अमेजिंग बुक. यहाँ पर उसे जितने भी वर्ड्स को डिस्कस करें बहुत लॉजिकल वे में डिस्कस करें, एंड यू आर गोइंग टू हैव फन रीडिंग दिस बुक. नाउ a very big question in the mind of the students, what to read.
एक्चुअली बहुत पजल रहते हैं, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें होती पढ़ने को, बट फिर हमें उसमें से सेग्रीगेट करना पड़ता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी कि अगर आप बिगनर हैं और आपको रीडिंग का प्रॉब्लम है, तो आप अभी यहाँ पर पिक कर सकते हैं इजी पब्लिकेशन से, दैट इज द टाइम्स ऑफ इंडिया and the Hindu. You can also pick the Indian Express. Now, after reading these editorials, अगर आपको लगता है कि no, now you are comfortable with reading part, then you can pick the articles from Smithsonian, और आप ही देखेंगे 2023 या 24 में एक आर्टिकल भी आया था, पैसेज आया था जो स्मिथसोनियन से ही लिया गया था. You can go for the Economist, and here one more important publication, that is Scientific American. ठीक है, तो जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाए तो आप इन 3 में से कोई भी पिक कर सकते हो. पब्लिकेशन बहुत सारे हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगी, पर अभी के लिए अगर आप चाहते हो रीडिंग करना तो आप इसमें से कोई भी पिक कर सकते हैं. एंड हमने ये भी ऑब्जर्व किया है दैट many of the RCs are from Aeon also. Aeon को थोड़ा सा टफ लेवल का माना जाता है, इसमें 1600 वर्ड से लेकर 2000 वर्ड्स तक होता है, बट अगर आपको अपना रीडिंग इंप्रूव करना है तो आई थिंक दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज यू कैन डेफिनेटली गो फॉर. यहाँ पर इसमें एक लाइव मिंट भी होता है, आप उसको भी देख सकते हैं. एंड यस, इट इज द गार्डियन. Start reading the editorials of Guardian. So these are the sources which are highly recommended, and you should definitely go through these things. Now the conclusion. After discussing all this, so we have come to the conclusion that the only panacea to overcome the fear of English language is reading, reading and reading. If you want to score well in CAT 2025 or maybe in the years to come, so please start reading today. I hope you like this video. So keep learning and stay connected with us. Thank you so much.